Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Let's start our today's lecture. Today we are going to start chapter number 2 of geography and its title is denudation. As you know, we already have done our first chapter in class. So now I'm going to discuss here the second chapter of your geography book, and that is denudation. So first of all, we will discuss its definition. Destruction of Earth's upper surface and appearance of the surface of underground areas is known as denudation. यानी अर्थ सरफेस का डिस्ट्रॉय हो जाना या टूट कर रिमूव हो जाना और इसके नीचे से नया सरफेस अपीयर हो जाना, इस प्रोसेस को हम डेनोडेशन कहते हैं. और अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो वॉर्न एंड टॉर्न का प्रोसेस, जिसे हम रॉक्स का टूट फूट का शिकार होना भी कहते हैं, तो इस प्रोसेस को भी डेनोडेशन कहा जाता है. और इसमें मौजूद जो फैक्टर्स काम करते हैं इनको हम एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ अर्थ कहते हैं. ये बात हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हुए हैं कि लैंड फॉर्म्स को चेंज करने के लिए दो तरह की फोर्सेस काम करती हैं. नंबर 1 है इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ और नंबर 2 है एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ अर्थ. अब इंटरनल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो वो अर्थ सरफेस के नीचे काम करती हैं, जैसे कि हीट एंड प्रेशर वगैरह. और एक्सटर्नल फोर्सेस वो हैं जो अर्थ सरफेस के ऊपर लैंड फॉर्म को चेंज करती हैं. इन फैक्टर्स में जो है जो एक्सटर्नल फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, इनमें जो फैक्टर्स शामिल हैं वो है रिवर, ग्लेशियर्स, कोस्टल वेव्स, फ्रॉस्ट, हीट ऑफ द सन, विंड वगैरह. ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस किस तरीके से काम करती हैं, रॉक्स को ब्रेक करती हैं, ये डिस्ट्रॉय करती हैं. इसकी एग्जांपल हम रिवर से लेते हैं. रिवर जब फ्लो करता है तो इसका फ्लो बहुत तेज होता है, तो अपने रास्ते में आने वाली तमाम छोटी बड़ी रॉक्स को या तो वो ब्रेक कर देता है या अपने साथ बहा कर ले जाता है. इसी तरह कोस्टल वेव्स की अगर हम बात करें तो ये वेव्स जो हैं सी के किनारे पर मौजूद जब रॉक्स के साथ टकराती हैं तो ये रॉक्स आहिस्ता आहिस्ता वीक होकर टूटने लगती हैं. टूटने के बाद वो समंदर में गिर जाती हैं और इस तरह रॉक्स के इस टूटने के जो प्रोसेस है उसको हम डेनोडेशन बोलते हैं. अब डेनोडेशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं. There are 3 types of denudation, and first one is weathering, second erosion, and third mass wasting. सबसे पहले हम बात करते हैं weathering की. Weathering is a process in which rocks are broken down into small pieces due to weather condition. So this process is directly or indirectly more dependent on weather condition. और इन वेदर कंडीशन में हीट ऑफ सन और प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल और स्नोफॉल वगैरह भी शामिल है. तो वेदर कंडीशन की वजह से अगर रॉक्स ब्रेक होती हैं या ब्रेकेज ऑफ रॉक्स होता है तो इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहेंगे. अब वेदरिंग की भी फर्दर 3 टाइप्स हैं. नंबर 1 है फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग. नंबर 2 है केमिकल वेदरिंग और नंबर 3 ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल वेदरिंग. ओके, फिजिकल वेदरिंग की बात करते हैं. वेदर कंडीशन की वजह से रॉक्स में कोई फिजिकल चेंज आती है या रॉक्स अपनी जगह से मूव हो जाएं या टूट जाएं तो हम इसे फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग कहेंगे. फिजिकल वेदरिंग की जो सबसे पहली रीजन है वो टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना या कम हो जाना रॉक्स पर बहुत असर करता है. क्योंकि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि रॉक्स ज्यादा गर्म होने पे या हीट अप होने पर एक्सपैंड हो जाती हैं, और बहुत ज्यादा तो ये एक्सपैंड नहीं होती हैं. ये यानी उनमें ये जो चेंज है वो फौरी तौर पर विजिबल तो नहीं होगा, लेकिन हीट अप होने पे वो थोड़ी बहुत एक्सपैंड जरूर होती हैं. इसी तरह जब रॉक्स को कोल्ड टेम्परेचर में रखा जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं यानी सिकुड़ जाती हैं. तो रॉक्स की ये क्वालिटी के हीट अप होने पर उनका एक्सपैंड होना और कोल्ड टेम्परेचर में उनका कॉन्ट्रैक्ट होना या सिकुड़ जाना उनके ब्रेकेज की रीजन बनता है. क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मोस्टली हिली एरियाज में या डेजर्ट एरियाज में दिन और रात के टेम्परेचर में फर्क होता है. यहाँ दिन के वक्त अगर बहुत गर्मी भी हो तो रात को बहुत कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है. इन एरियाज में मौजूद रॉक्स दिन की गर्मी की वजह से हीट अप होकर एक्सपैंड होती हैं और एक्सपैंड होने से उनमें क्रैक्स भी आ जाते हैं छोटे छोटे ना. तो रात के वक्त कोल्ड टेम्परेचर की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं. तो डेली बेसिस पे इनकी ये प्रैक्टिस के दिन को इनका एक्सपैंड हो जाना और रात को कॉन्ट्रैक्ट हो जाना
फिर एक्सपैंड होना, फिर कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर एक्सपैंड होना, फिर कॉन्ट्रैक्ट होना, उनको वीक कर देता है। इसी तरह इन एरियाज में मौजूद रॉक्स वीक होकर टूटने लगती हैं। तो ये एक एग्जांपल थी फिजिकल वेदरिंग की, कि वेदर कंडीशन की वजह से या टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने की वजह से रॉक्स टूट जाती हैं। इसमें जो दूसरी एग्जांपल दी हुई है वो वाटर की है। आपने साइंस में ये पढ़ा होगा कि ऑन फ्रीजिंग वाटर आइस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी वाटर एक्सपैंड हो जाता है। तो वाटर की इस क्वालिटी की वजह से भी ब्रेकेज ऑफ रॉक्स होता है। कैसे? आप देखें कि हिली एरियाज में जो रॉक्स होती हैं इनके अंदर छोटे छोटे होल्स या क्रैक्स मौजूद होते हैं। अब इन होल्स या क्रैक्स के अंदर जब बारिश की वजह से या ह्यूमिडिटी की वजह से पानी जमा हो जाता है, और इनका पानी दिन के वक्त लिक्विड फॉर्म में रहता है क्योंकि गर्मी होती है, लेकिन रात को के वक्त यही पानी जब फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से आइस में कन्वर्ट होता है तो एक्सपैंड हो जाता है, जिसकी वजह से ये रॉक्स में मौजूद होल्स और क्रैक्स भी जो हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, और रॉक्स भी एक्सपैंड हो जाती हैं। तो हर रात को जब ये पानी आइस की शक्ल इख्तियार करके एक्सपैंड होता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्रैक्स और होल्स जिनमें ये पानी मौजूद था वो भी एक्सपैंड होते रहते हैं, यहाँ तक कि ये रॉक्स टूट जाती हैं। तो ये एक रीजन थी, यानी कि वाटर की फ्रीजिंग क्वालिटी जो है वो रॉक्स के ब्रेकेज की रीजन बनती है। अब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। इट इज बेसिकली द ब्रेकेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रॉक्स ड्यू टू केमिकल प्रोसेस इज नोन एज केमिकल वेदरिंग। अब आपको पता है कि रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब ये मिनरल्स जब रेन वाटर या एयर में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं तो इनमें केमिकल चेंजेस आती हैं, और ये जो है तीन किस्म के रिएक्शंस इसके रिजल्ट में होते हैं। नंबर 1 है हाइड्रोलिसिस, नंबर 2 ऑक्सीडेशन एंड नंबर 3 कार्बोनेशन। अब इसका थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बताऊंगी कि ये तीनों रिएक्शंस क्या हैं। हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करते हैं तो जब सॉल्ट्स पानी में डिसॉल्व होते हैं तो इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स और सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, जब इन पर बारिश का पानी पड़ता है तो वो सॉल्ट्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और रेन वाटर के साथ ही बह जाते हैं। इसी तरह मिनरल्स के बह जाने की वजह से वो रॉक्स अंदर से खोखली हो जाती हैं और खाली हो जाती हैं, फिर टूटने लगती हैं। ओके, दूसरा जो प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, वो है ऑक्सीडेशन। आपने देखा होगा कि किसी आयरन की चीज को, किसी कील को या बाइक को जब हवा में रखा जाए, खुली हवा में छोड़ा जाए या रखा जाए और उस पर जब बारिश का पानी पड़ता है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता रस्टिंग होने लगती है, यानी जंग लगने लगता है और वो चीज अंदर से खोखली होने होकर टूट जाती है। इसी तरह रॉक्स में भी आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और जब इन रॉक्स के ऊपर बारिश का पानी पड़ता है तो या ये जो रॉक्स हैं हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ जब इनका इंटरेक्शन होता है तो इनमें भी रस्टिंग स्टार्ट होने लगती है, इन्हें जंग लगने लगता है, जिसकी वजह से ये रॉक्स अंदर से खोखली हो जाती हैं और फिर टूटने लगती हैं। थर्ड हम बात करेंगे कार्बोनेशन की। बहुत सारी रॉक्स ऐसी भी होती हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट जब पानी के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाता है। ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे हम चूना भी कहते हैं और दीवारों पर पेंट के भी काम आता है। तो जब बारिश का पानी इन रॉक्स के ऊपर पड़ता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व होकर बह जाता है और रॉक्स अंदर से खोखली होकर टूटने लगती हैं। ठीक, तो ये तीन तरह के केमिकल रिएक्शंस थे जो मैंने आपको बताए, जिसकी वजह से ब्रेकेज ऑफ रॉक्स होता है और इसको हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल वेदरिंग की। हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहती हैं, जैसे कि ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट्स हैं। तो ये सब ऑर्गेनिज्म किसी न किसी वे में, किसी न किसी तरीके से अपना रोल प्ले करती हैं अर्थ सरफेस को डिस्ट्रॉय करने में या रॉक्स को ब्रेक करने में।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। आपको पता होगा जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो एक छोटे प्लांट से जब एक वो अडल्ट ट्री में कन्वर्ट होता है कोई भी प्लांट, तो वो ग्रो कर रहा होता है। तो अर्थ सरफेस के ऊपर ना सिर्फ वो ग्रो करता है बल्कि नीचे की तरफ भी उसकी रूट्स ग्रो कर रही होती हैं। और रूट्स को ग्रो करने के लिए इन जमीन के नीचे मौजूद रॉक्स को तोड़ना पड़ता है, अपना रास्ता बनाना पड़ता है। तो इस वे में जो प्लांट्स हैं वो जमीन को अंदर से खोखला करते हैं या तोड़ते हैं, या रॉक्स को तोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। आपको पता है कि एनिमल जो हैं, बहुत सारे ऐसे भी एनिमल हैं जो कि जमीन के नीचे घर बना के रहते हैं, जैसे कि रैबिट है, या स्नेक हो गए, या आंट्स हो गई, चूंटियां जिन्हें कहते हैं हम। तो ये एनिमल क्या करते हैं कि ये जमीन के नीचे जब घर बनाते हैं तो जमीन को अंदर से खोखला कर देते हैं। दैट्स वाई वो भी अपना रोल इसी तरीके से प्ले करते हैं रॉक्स को ब्रेक करने में। अब हम बात करेंगे ह्यूमन की। तो आपने देखा होगा कि हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारी जगहों पर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। जब इंसान रोड बनाता है, स्पेशली हिली एरियाज में, तो वो हिल्स को कट करके जो है रोड्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। इसी तरह जब घर बनाए जाते हैं या बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो पहले एक्सकवेशन होती है, यानी खुदाई की जाती है, और उसके बाद जो है वो बिल्डिंग्स ऊपर बनाई जाती हैं। तो इस वे में इंसान भी जो है कहीं ना कहीं सरफेस को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, यानी रॉक्स को तोड़ रहा होता है। तो ये रीजन थी बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक रीजंस वेदरिंग की। अब आज के दिन हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।